नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान से एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका से लेकर इजराइल और भी बहुत सारे मुल्कों में खलबली मचाने वाली है। बहुत सारे मुल्कों में और बहुत सारे लीडर्स में जो तमाम सारे ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत पैदा करने वाली है। एपी के हवाले से यह खबर आई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने यहां वीडियो ब्लॉग की तरह इसको लगाया है और जब मैंने तलाश की तो कुछ अखबारों में भी यह खबर मिली। खबर यह है कि खामनेई के ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं, जो हाईएस्ट लीडर हैं, उनके सलाहकार ने यह कहा है कि ईरान 24 घंटों के अंदर न्यूक्लियर बम बना सकता है। यह वाला मामला बहुत दिनों से, बहुत तरीकों से सामने आ रहा है। ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा नहीं बनाएगा, इसको लेकर एक पूरी बहस है और ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है और था, इसीलिए इजराइल वाला हमला हुआ था जो 12 रोजा जंग हुई थी और इसीलिए न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया था जो लगभग किसी काम का नहीं था। यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी 4 दिन पहले खबर यह आई कि ऐसे जहाज, ऐसे फाइटर प्लेन रशिया ने बेचे हैं, रशिया ने दिए हैं ईरान को, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ढो सकते हैं। यानी ऐसे फाइटर प्लेन जिनसे न्यूक्लियर हेड लेकर जाया जा सकता है और न्यूक्लियर बम गिराया जा सकता है। अब आप यह बताइए कि ऐसे फाइटर प्लेन्स की जरूरत कब पड़ेगी? तभी पड़ेगी जब आपके पास न्यूक्लियर बम होगा। और यह भी पॉसिबल है कि यह न्यूक्लियर बम ईरान के अंदर ना बना हो, बाहर से आया हो। खबरें बहुत सारी हैं, बहुत तरीके की हैं, लेकिन खामनेई के सलाहकार द्वारा यह कहना कि जरूरत पड़ने पर हम 24 घंटे में न्यूक्लियर बम बना सकते हैं और अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह पूरी की पूरी जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसको घुमा देने वाला, गोल चक्कर में डाल देने वाला बयान है। यह ऐसा बयान है जिसके बाद इजराइल या अमेरिका हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब यह बयान केवल गीदड़ भभकी है या इस बयान के पीछे कोई बेस है? यह बयान केवल यूं ही दिया गया है या फिर जानबूझकर दिया गया है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त आने पर ही मिल सकता है। कल खामनेई साहब का टेलीवाइज्ड बयान आया जो ईरान की स्टेट टीवी पर दिखाया गया। इस ईरान की जो राज्य की टीवी है, ईरान की जो देश की टीवी है, नेशनल टीवी है, उस पर दिखाया गया। अब इंटरनेट पूरी तरह से ईरान में कल भी बंद था, आज भी बंद है। आज भी मैंने कोशिश की लेकिन ना कोई मैसेज जा रहे हैं ना कोई मैसेज आ रहा है। तो ईरान में इंटरनेट बंद होने की वजह से पूरा भाषण लाइव तो नहीं सुना जा सका, लेकिन बाद में भाषण आया। कल जो मैंने वीडियो किया था उसमें भी जितनी जानकारियां आई थी उतनी जानकारियां मैंने आपको बताई थी। ये जो पूरा भाषण था इसमें 2 चीजें बिल्कुल साफ समझ में आती हैं। पहली बात तो यह कि ईरान इस खतरे को जानता है कि उसके ऊपर हमला हो सकता है और इसीलिए पलटकर हमला करने को तैयार है। डिफेंस नहीं, पलटकर हमला करने के लिए तैयार है। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक जिसको कहते हैं, यानी इससे पहले कि कोई हमला इजराइल की तरफ से हो, पहले ही ईरान हमला करने के लिए तैयार है। इस भाषण को अगर आप गौर से सुनेंगे तो बहुत कायदे से यह समझ में आता है। दूसरी बात, अली खामनेई इस भाषण में लगातार इस्लामिक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लाख लोग शहीद हुए, उसके बाद जाकर यह रिवॉल्यूशन हुआ था और इस रिवॉल्यूशन को हम किसी भी कीमत पर बचाएंगे। अब देखिए, यहां जो मैं बात कर रहा हूं, मैं किसके समर्थन में हूं, किसके खिलाफ हूं। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है वो अच्छा है, बुरा है, ये सब मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न बहुत क्लियर है कि ईरान में आखिर अमेरिका चाहता क्या है। क्या ईरान में ये लोग लगातार कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं है, तो क्या ईरान में अली खामनेई को हटाकर, ईरानी गणराज्य को खत्म करके डेमोक्रेसी लाने का प्लान है? बिल्कुल नहीं है। भूल जाइए कि ईरान में किसी डेमोक्रेसी का कोई प्लान है। और मेरा एक और सवाल है, अगर डेमोक्रेसी इतनी प्यारी है अमेरिका को तो केवल ईरान की चिंता क्यों है? ओमान की चिंता क्यों नहीं है? सऊदी अरबिया की चिंता क्यों नहीं है? यूएई की चिंता क्यों नहीं है? जॉर्डन की चिंता क्यों नहीं है? हर मुल्क में शाह शहंशाह जहां बैठे हुए हैं, जो अमेरिका से मिले जुले हैं, जो अमेरिका के कहने पर चलते हैं, वहां तो डेमोक्रेसी की कोई चिंता नहीं होती है। ओमान में जमहूरियत आ जाए ये मांग तो अमेरिका ने कभी नहीं की। सऊदी अरबिया में जमहूरियत आ जाए, यूएई में जमहूरियत आ जाए, जॉर्डन में जमहूरियत आ जाए, इसकी मांग तो कभी नहीं की अमेरिका ने। यहां तक कि टर्की में भी जमहूरियत आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सो कॉल्ड गुलाबी क्रांति हुई थी, जो सो कॉल्ड पिंक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद भी चाहे टर्की हो,
चाहे दूसरे मुल्क हो, इजिप्ट जैसे, वहां जो सत्ताएं आई वो डिक्टेटर जैसी ही सत्ता है, डिक्टेटर जैसी ही हुकूमत है, वहां भी कोई डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर रही। और हकीकत यह है कि इजराइल के अंदर भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो बाकी जगहों पर डेमोक्रेसी की आपको चिंता नहीं है, ईरान में आपको डेमोक्रेसी की चिंता है, इराक में आपको डेमोक्रेसी की चिंता थी। मुझे बताएं कि इराक को तबाह बर्बाद कर देने के बाद कौन सी डेमोक्रेसी वहां पर आई है? गद्दाफी को मार देने के बाद लीबिया में कौन सी डेमोक्रेसी आई है? किस मुल्क में अमेरिका ने बम गिराए हैं और उसके बाद डेमोक्रेसी आई है? अपने पिट्ठू बिठाने की जगह अमेरिका क्या करता है? और ईरान में भी शाह रजा पहलवी या इस तरह के किसी पिट्ठू को बिठाने की बात है। हालांकि शाह रजा पहलवी को लेकर कल जो ट्रंप का बयान आया था, जिसमें उसने कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि शाह रजा पहलवी वहां पर लीड कर पाएंगे, उससे साफ समझ में आता है कि उसका भी बस इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन इस्तेमाल पूरा हो जाएगा उसको भी कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। तो ईरान में किसी डेमोक्रेसी का प्लान नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। किसी जमहूरियत में अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जमहूरियत के अंदर ट्रंप खुद एक डिक्टेटर बन चुका है, वो कहीं और जमहूरियत क्या एस्टेब्लिश करेगा? सारा खेल सिर्फ ईरान के तेल की लूट का है। और ईरान के सारे लोग भले इस बात को ना समझ पा रहे हो, लेकिन ईरान की जो अवाम है उसका एक बड़ा हिस्सा इस बात को समझता है कि ठीक है, अभी जो शासन है, अभी जो सत्ता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, महंगाई हो सकती है और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर यह हट भी गया तो अमेरिका यहां आकर कोई डेमोक्रेसी, कोई जमहूरियत, कोई डेवलपमेंट एस्टेब्लिश करने वाला नहीं है। वो सिर्फ तेल और बाकी चीजों की लूट करेगा और ईरान के लोगों को और तबाही और बर्बादी की तरफ ढकेल देगा। बगल में इराक है, एग्जाम्पल उनके सामने है कि इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद क्या हाल हुआ। 7-8 साल तक वहां पर सिविल वार जैसी सिचुएशन रही और आज भी अलग अलग मिलिशिया आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल इजराइल का खेल ही यही है कि हर मिडिल ईस्टर्न कंट्री में डिफरेंट मिलिशियास को खड़ा कर दो जो आपस में लड़ते रहें, सिविल वार यानी कि गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे और इसका फायदा इजराइल उठाता रहे। यमन में यही वो चाहते थे, लेकिन सऊदी अरबिया ने वहां पर हस्तक्षेप करके 10 साल तक यूएई और इजराइल ने मिलकर जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था उसको 5 दिनों में तबाह बर्बाद कर दिया। सूडान में यही खेल यूएई और इजराइल मिलकर खेल रहे हैं। सोमालिया में यही खेल खेला है इजराइल और यूएई ने मिलकर। और सऊदी अरबिया सूडान में जब अब और सैनिक भेज रहा है वहां की जो लीगल गवर्नमेंट है उसके पक्ष में, तो बहुत क्लियर है कि वो यूएई और इजराइल के खेल को तबाह बर्बाद करना चाहता है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अरब मुल्कों को अब यह समझ में आ रहा है कि आपस में वो अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे, अगर अलग अलग मिलिशियाज लड़कर मुल्कों के अंदर गृह युद्ध का माहौल बनाए रहेंगी, तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इजराइल को है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। टर्की और ईरान के बीच में कोई दोस्ती नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि दुश्मनी है। सीरिया में जो कुछ हुआ, जैसे असद को हटाया गया, उसमें टर्की का बहुत बड़ा रोल था और वो ईरान के लिए बड़ा नुकसान था। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ईरान में जब कुर्द जो आतंकवादी हैं, कुर्द जो मिलिशिया है, उसने घुसने की कोशिश की और ईरान के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की, तो खबर यह आई कि टर्की ने ईरान को बाकायदा उनकी लोकेशन और बाकी सारी चीजें बताई, जिससे ईरान की आर्मी IRGC कुर्दिश मलेशिया को खत्म कर पाई और उस इलाके में अमन और अमान स्टैब्लिश कर पाई। अब आप देखिए, टर्की जो है वो ईरान का कभी दोस्त नहीं रहा है, लेकिन वो जो कुर्दिश हमला हुआ उसको दबाने में ईरान की उसने मदद की और ईरान उसमें कामयाब हुआ। यह मदद क्यों की गई? क्योंकि अच्छी तरह से टर्की जानता है कि इस समय अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है, इस समय अगर ईरान टूटता है, अगर ईरान के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन आती है, तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इजराइल को होगा। वो इजराइल जो टर्की को भी नहीं चाहता है कि वो एक मजबूत मुल्क बना रहे, जो टर्की के अंदर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है। इसलिए सीरिया में भी जब कुर्दिश हमला हुआ तो सीरियन गवर्नमेंट से साफ साफ कहा टर्की ने कि अगर आप चाहें तो हम अपनी आर्मी से आपकी मदद कर सकते हैं। वहां सीज फायर हो गया है, इसलिए अभी फिलहाल वहां की बात छोड़ देता हूं। और ईरान में भी उसने ईरानी आर्मी को, ईरानी गवर्नमेंट को सही टाइम पर इंफॉर्मेशन पहुंचाई, जिससे फायदा यह हुआ कि कुर्दिश हमले को बचाया जा सका। आपको एक और एग्जांपल देता हूं बाहर का। ईरान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए CIA और मोसाद के लोग भेजे गए हैं। अब यह तो बिल्कुल साफ है। पहले एक और बात बता दूं, फिर उस एग्जांपल पर चलता हूं मैं।
ईरान के अंदर जो हैकर्स का ग्रुप है हंडाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईरानी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसने हैक की जानकारियां और निकाल कर रख दी उस एक आदमी की जो मोसाद का एजेंट था और जो ईरान के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने की लगातार कोशिश कर रहा है। यह तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि इजराइल की इस साजिश का सबसे पहला पता किसी ने दिया तो डेनमार्क की सरकार ने दिया। डेनमार्क की एजेंसी ने ईरान को बताया कि इजराइल और मोसाद के लोग तुम्हारे यहां डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अब डेनमार्क कभी ईरान का दोस्त नहीं रहा है, उस तरह की कभी दोस्ती नहीं रही है। लेकिन क्यों बताया? क्योंकि डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है उस पर ट्रंप कब्जा करना चाहता है और डेनमार्क भी जानता है कि जितना मजबूत इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर होंगे उतना ज्यादा उनके लिए आसान होगा ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना। तो पूरी दुनिया में एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट में तो यह माहौल बहुत क्लियर और बहुत साफ दिखाई देना शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए था चाइना का, क्योंकि चाइना का वेनेजुएला के साथ भी रिश्ता था, चाइना का ईरान के साथ भी रिश्ता है और चाइनीज इकॉनमी में वेनेजुएला और ईरान का सस्ता तेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर कल को ईरान को कुछ होता है, ईरान के ऊपर अमेरिका का कब्जा होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जिन लोगों का होगा उसमें चाइना भी है, क्योंकि चाइना को सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन चाइना के साथ एक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि वो सीधी जंग नहीं कर सकता, वो सीधी मदद नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट मदद कर सकता है। अभी भी चाइना का बयान आया है, बयान वेनेजुएला के समय भी आया था, बयान ईरान के समय भी आया है, लेकिन अब चाइना के ऊपर यह भरोसा करना कि वो सीधी कोई मदद करेगा बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि चाइना अगर सीधी मदद नहीं करता है, चाइना अगर ईरान या वेनेजुएला के फॉल से नहीं रोकता है, अगर यहां पर अमेरिका और इजराइल का कब्जा हो जाने देता है, तो चाइना के ऊपर भी कोई मुल्क भरोसा नहीं करेगा। सबको यही लगेगा कि चाइना अच्छे दिनों का साथी है, बयान तो बहुत देता है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो चाइना कहीं दिखाई नहीं देता है। जैसे वेनेजुएला में मैंने आपको बताया था कि मदुरो से 8-9 घंटे पहले ही शी जिनपिंग के विशेष दूत मिले थे, तमाम गलबहियां हुई थी, तमाम सारी बातें हुई थी, लेकिन जब मदुरो का अपहरण कर लिया गया उसके बाद चाइना बयान से आगे नहीं बढ़ा। तो चाइना जिस तरह से तमाम देशों में अपना असर बढ़ा रहा है, उन देशों के पास एक मैसेज जाएगा कि भैया चाइना के भरोसे ना रहो, वरना कल अमेरिका अटैक कर देगा और चाइना बचाने भी नहीं आएगा। इसलिए चाइना को भी यह सोचने की जरूरत है और चाइना मुझे लगता है यह सोच रहा है कि ईरान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने दी जाए। लेकिन देखिए, कोई भी मुल्क असल में बचाती है वहां की आवाम। अगर वहां की आवाम साथ ना दे, मैंने कल भी बहुत डिटेल में बताया था कि अगर वहां की आर्मी में डिफेक्शन ना हो और वहां की आवाम साथ ना दे, तो अमेरिका और इजराइल का खेल और ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अगर वो ईरान पे हमला कर भी दें, तमाम सारी तबाही और बर्बादी ला भी दें, उसके बावजूद ईरान पर उनका कब्जा नहीं होगा। और कल जब खामनेई साहब ने अपील की, जनता को सड़क पर आने की, सरकार के समर्थन की अपील की, तो पूरे ईरान में लोगों का हुजूम सड़कों पर दिखाई दिया, कोम में दिखाई दिया, इस्फहान में दिखाई दिया और भी बहुत सारी जगहों पर ईरानी जनता अपनी सरकार के समर्थन में सामने आई। तो ये आवाम जो अपनी सरकार के साथ खड़ी है, फिलहाल ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। एटम बम है कि नहीं है कोई नहीं जानता, बयान आया है, बयान में कितना दम है कोई नहीं जानता। हां, ये हम जरूर जानते हैं कि अभी तक बम ना बनाकर ईरान ने गलती तो की है। आज अगर ईरान के पास एटम बम होता तो जैसे नॉर्थ कोरिया को हाथ लगाने की हिम्मत अमेरिका नहीं कर पाता, जबकि बगल में साउथ कोरिया है जो एक तरह से आप कह सकते हैं अमेरिका का ही बेस है, उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया में उंगली रखने की हिम्मत नहीं कर पाता अमेरिका, क्योंकि उसके पास एटम बम है। अपने सिद्धांतों की वजह से खामनेई साहब का मानना है कि इस्लाम के अंदर एटम बम जो है वो हराम है, नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से अभी तक उन्होंने एटम बम नहीं बनाया और यही वजह है कि धमकियां उनको मिलती रहती हैं। इजराइल, अमेरिका तो जाने कब से कोशिश कर रहा है लगातार ईरान की सरकार को गिराने का, अब तक तो वो कामयाब नहीं हो सका। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ईरान अगर एटम बम बना सकता है तो उसको बना लेना चाहिए। मैं कोई एटम बम का समर्थक नहीं हूं, मैं जंग का समर्थक नहीं हूं, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, मैं पीस चाहता हूं। मैं गांधीवादी आदमी हूं और मैं पीस चाहता हूं, शांति चाहता हूं, दुनिया में किसी तरह की कोई जंग नहीं चाहता हूं। लेकिन
जब अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से तय कर चुके हैं कि अपनी सारी ताकत लगा देंगे आपको खत्म करने के लिए, तो जो डेटरेंट आपके पास है, जो चीज रोक सकती है उनको, वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक बम है। एटॉमिक बम आज अगर ईरान के पास होता तो इजराइल अपनी औकात में रहता, कभी उछलने की कोशिश नहीं करता। एटम बम अगर ईरान के पास होता तो अमेरिका उसके साथ समझौता करता, बार बार जंग की धमकी नहीं देता। एटॉमिक बम नहीं है, इसलिए ये धमकियां मिल रही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर वाकई आप 24 घंटे या 48 घंटे या हफ्ते भर में एटॉमिक बम बना सकते हैं तो बयान मत दीजिए, बना डालिए, बना के घोषणा कर दीजिए। वैसे भी आपके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं, आप ना अपना सामान कहीं बेच सकते हैं, ना कोई आपको अपना सामान बेच सकता है। फिर डर किस बात का है? इससे ज्यादा सैंक्शन क्या लग जाएंगे? और यकीन जानिए, एक बार आप एटम बम बना लेंगे तो ये सैंक्शन खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तब दुनिया के कई सारे मजबूत मुल्क आपके साथ रिश्ता बनाना चाहेंगे, क्योंकि जानेंगे कि अब आप पर खतरा नहीं है, अब आप पर कोई बम नहीं गिरा सकता। तब दुनिया के बहुत सारे कारपोरेट्स आपके यहां जाकर बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि आप स्टेबल कंट्री हैं, अमेरिका आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए जो बयान आया है, अगर ये सिर्फ बयान नहीं है, अगर इसके पीछे हकीकत है, तो ईरान को एटम बम बना लेना चाहिए। मिडिल ईस्ट के भीतर इजराइल के बाद दूसरा मुल्क बन जाना चाहिए जिसके पास एटम बम है। और यकीन जानिए कि सिर्फ ईरान के पास एटम बम होना मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुद्दों को सुलझा देगा। सऊदी अरबिया जिस तरह से इजराइल के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उनको खाली कराने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिस तरह से यूएई के खिलाफ भी उसने स्टैंड लिया है, क्योंकि यूएई को लेकर तो ऐसे ऐसे खुलासे सामने आए हैं कि आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक खुलासा यह आया था कि यूरोप के अंदर जो इस्लामोफोबिया फैली है उसको फैलाने के लिए यूएई से फंडिंग की गई। इजराइल के साथ उसके संबंधों के बारे में तो 1000 डिटेल सामने आ गए हैं। यमन में इजराइल के साथ मिलकर मिलिशिया खड़ा करने का जो मामला है वो तो अब सबके सामने है, जिस पर सऊदी अरबिया ने हमला करके नाकाम कर दिया है। तो इसमें तो कोई दो राय रह ही नहीं गया है कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल का कोई सबसे करीबी है तो वो यूएई है। कम से कम यूएई के इस समय के जो शासक हैं वो तो इजराइल के बेहद करीब हैं ही। ऐसे में ईरान के सामने हमेशा लगातार खतरा बना हुआ है। सऊदी अरब के सामने भी खतरा था, लेकिन सऊदी अरब ने वो खतरा टाल दिया। यमन में यूएई समर्थित जो एक गैंग था उसको किनारे करके, उसको तबाह बर्बाद करके। अब ईरान अगर एटम बम वाकई में बना लेता है तो आप यकीन जानिए कि मिडिल ईस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी और इजराइल और अमेरिका की गीदड़ भभकियां बंद हो जाएंगी। अब बनाना ना बनाना ये तो उनके हाथ में है, वो फैसला करेंगे बनाना है नहीं बनाना है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यही सबसे जरूरी और सबसे जल्दी किया जाने वाला काम है अगर ईरान की रजीम को खुद को लंबे समय तक बचाकर रखना है। जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पूरे सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। बहुत सारे ट्विटर मीडिया हैंडल हैं, कुछ इंडियन हैंडल हैं, कुछ अरेबिक हैंडल हैं, कुछ पर्शियन हैंडल हैं, कुछ यूरोप के हैंडल हैं, कुछ इजराइल के हैंडल हैं, ट्विटर पर खास तौर पे, जो लगातार झूठ फैलाने पर लगे हैं कि बस ईरान की सरकार आज गई कल गई। रजा पहलवी के समर्थन में पूरा ईरान खड़ा हो गया है। जब आप जांच करते हैं तो पता चलता है इनमें से ज्यादा पेड हैं, फर्जी हैं, तो उन पर भरोसा मत कीजिए। खबरें देखते रहिए और जो सच्ची खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने की हमारे जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ खड़े होइए। इन वीडियोस को देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर रोक लगाया जा सके। हकीकत यह है कि आज की डेट में ईरान में सरकार का विरोध करने वालों का जो जुलूस है वो लगातार छोटा होता जा रहा है। आप सोचिए वो कौन लोग हैं, उन्होंने मसाजिद को नुकसान पहुंचाया है। कौन सा ईरानी, कौन सा मुसलमान मस्जिद को नुकसान पहुंचा सकता है? कौन सा हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचा सकता है? वही जिसने अपनी आत्मा और जिसने अपना ईमान पैसों के लिए बेच दिया हो। तो ये जो कर रहे हैं वो मोसाद के एजेंट्स हैं, सीआईए के एजेंट्स हैं, और धीरे धीरे इनके ऊपर फंदा लगातार कसता जा रहा है। लेकिन ईरान की सरकार के समर्थन में, अपने मुल्क के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं और वो ईरान की सत्ता को और मजबूत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।